कि हमारे फैकल्टी में जो औसतन उम्र है शिक्षकों की वो है 50 के ऊपर, ठीक है? मैं उन गिने-चुने में से एक हूँ जो अभी 50 के इस तरफ हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत दिक्कत हुई तकनीक को स्वीकार करने में। जो है 2010 के बाद से जो है कि पूरी शिक्षा पद्धति ख़ासकर यूरोप में और दुनिया के अलग-अलग देशों में भी अब पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति जो है शिक्षार्थी केंद्रित होती जा रही है कि शिक्षार्थी जो है या विद्यार्थी जो है जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे उसके पास संसाधन होने चाहिए कि वो अपनी शिक्षा पद्धति को या अपने सीखने की प्रक्रिया को आगे ले जा सके। और एक छोटा-सा उदाहरण है चूँकि यहाँ पे जब कोरोना वगैरह हो गया तो बहुत सारे लोग थे जो जिनकी नौकरियाँ वगैरह जाने लगी, ख़ासकर जो भारतीय समुदाय के लोग थे। तो यहाँ पे भारतीय दूतावास ने सोचा कि हम लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकते लेकिन हम उनको स्किल दे सकते हैं और वहाँ पे एक ज़रूरी स्किल समझा गया कि उनको पुर्तगाली पढ़ाई जाए। और पुर्तगाली पढ़ाने के लिए और इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी था कि औरतों को इसमें जोड़ा जाए क्योंकि औरतें इसमें जो है ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती, कई बार भाषाई समस्याओं की वजह से। तो उनको हिंदी के ज़रिए पुर्तगाली की शिक्षा दी जाए और वहाँ मुझे कहा गया कि अगर आप पढ़ाएँ तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और हम शुरू में सोच रहे थे कि इसमें जो है कि 10, 20, 50 लोग भी आ जाएँगे तो बड़ी बात है। लेकिन हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसमें 600 लोगों का पूरे पुर्तगाल से 600 लोगों का नामांकन हुआ और अभी भी ये क्लासेस चल रही हैं, मैं यूट्यूब पे भी वो वीडियोज़ डालता हूँ और उस क्लास में करीब 200 बच्चे आते हैं। अब वो भी मेरे लिए एक अच्छा अनूठा अनुभव रहा तो उसमें सिखाना जो है कि सिंटैक्स के लेवल पे, ग्रामर के लेवल पे काफ़ी हद तक आसान है। लेकिन बच्चों से चूँकि अगर 200 लोग हैं आपकी कक्षा में, भाषा की कक्षा में, तो 200 लोगों के साथ जो है आप संपर्क और बातचीत नहीं कर सकते। तो भविष्य में ऐसा कुछ और भी सोचना होगा कि कैसे ये बच्चे इस तरह के काम कर सकते हैं। कई बार उनको मैं बोलता हूँ कि आप छोटे-छोटे वीडियोज़ जो है खुद रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए, लेकिन मेरी भी अपनी सीमाएँ हैं। मैं 200 वीडियो तो कम से कम पूरे महीने में नहीं सुन सकता और उसपे जो है कि अपनी टिप्पणियाँ नहीं दे सकता, चूँकि मेरा अपना भी काम है। मैंने यहाँ आने से पहले पुर्तगाली भी पढ़ी थी, तो कई बार मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो है कि भाषा सीखते समय किस-किस तरह की समस्याएँ आती हैं, कहाँ-कहाँ दिक्कतें होती हैं और भाषा अध्ययन में एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों का उत्साह। उनका उत्साह कभी भी गिरना नहीं चाहिए। अगर एक बार उनसे अरे यार! मुझसे हिंदी नहीं होगी, जिस दिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई, उस दिन के बाद से फिर वो हिंदी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिंक्रोनस क्लासेस में या फिजिकल जो क्लासेस हैं, उसमें एक जो बड़ी चीज़ है खासकर भाषा सिखाते समय कि आप कोई चीज़ बच्चों को सिखाते हैं और ज़्यादातर बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उनके चेहरे पे आपको दिख जाता है कि वो आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये भी है कि आप जो है वहाँ पे तुरंत आप कुछ बदलाव करके फिर से समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं, जो कि कई बार जो है कि ज़ूम पे या गूगल पे ये संभव नहीं हो पाता है कुछ चीज़ उसको वहाँ पे वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये भी उनके जो है उत्साह को प्रभावित कर सकती है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि इस साल जो है हमारा काम अचानक से बहुत बढ़ गया क्योंकि हर चीज़ आपको ऑनलाइन उपलब्ध करानी है। पहले बहुत सारे पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं, आपने बच्चों को बस बता दिए कि ये किताबें आपको पढ़नी है। बच्चे पुस्तकालय से जो फ़ोटोकॉपी या जो भी कराते हैं, करा के वो पढ़ लेते हैं। अब आपको क्या है कि उन किताबों की जो है कि आपको डिजिटल कॉपी जो है आपको उपलब्ध करानी है। ये हर बच्चे का सीखने का तरीका और भाषा का प्रयोग और व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल अनूठा है, अलग है। तो वो कैसे आप उसको करेंगे? कोई बच्चा अगर अचानक से कोई चीज़ें बहुत अच्छा सीख रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है पूरी क्लास से, तो उसके तेज़ होने के कारण या उसके अच्छा काम करने के कारण उसको आप पीछे तो नहीं कर सकते। तो उसको जो है आपको हमेशा जो है कुछ न कुछ अलग से चीज़ें जो है वो बहुत जो है अलग भी ना हो क्लास से और लेकिन उसकी जो है सीखने की जो गति है वो भी धीमी ना हो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है।